हेलो माइक चेक। चलो गाइस ना लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक करो एक बार। ओके लेट्स स्टार्ट। चलो कर। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और बहुत ज्यादा मजे में होंगे। यस सर। सो मेरे प्यारे बच्चों, टुडे वी आर ऑन टू द वेरी लास्ट यूनिट ऑफ आर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड उसी के साथ अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्रेजी रिवीजन, बहुत अच्छा रिवीजन खत्म हो जाएगा। करेक्ट है। आशा करता हूं कि जितने भी हमने ये सेशंस लिए पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और अब आपकी पढ़ाई जो है एक नेक्स्ट लेवल पे आ गई होगी। बिकॉज नाउ द अगस्त इज ऑलमोस्ट ओवर एंड नाउ आपको बस 10-12 दिन बचे हुए आपके, जो आपको अभी पूरा अच्छे से प्लान करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है और पढ़ाई करना है ना। सो आई फील कि कुछ ये रिवीजन आपके लिए अच्छा कुछ कंट्रीब्यूट करे होंगे, है ना। यस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अपॉन द चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 5 बराबर, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स के बारे में। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दिस। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले अभी इस चैप्टर पे फोकस करेंगे, बाद में पूरा जो आपकी क्वेरीज है क्या है, कैसे आपको प्रोसीड करना है उसके बारे में बताऊंगा। आप टेंशन मत लो, अभी जो टॉपिक एट हैंड है उसके ऊपर अपने को फोकस करना है। सो कैपिटल मूवमेंट्स की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस फोकस अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से इसको अपन ने फोकस करना है। ठीक है। तो हम लोग को फोकस करना है अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहला जो टाइप ऑफ कैपिटल है वो कैसे आता है गाइस? सब लोग ध्यान देंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉरेन एड और असिस्टेंस। एकदम आराम से डिटेल में पढ़ाऊंगा, फोकस करने का सबने। सो इट इज इन द टाइप ऑफ व्हाट? फॉरेन एड और असिस्टेंस। सो फॉरेन एड और असिस्टेंस मतलब क्या है? एक बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स। बायलैटरल मतलब आप हमें दो, हम आपको देंगे ग्रांट्स। यस। तो वो जो है उसको अपन कहते हैं बायलैटरल एड या मल्टीलैटरल एड के बारे में हम लोग बात करेंगे। बायलैटरल मतलब ईच अदर वी आर गोइंग टू गिव द ग्रांट्स। मल्टीलैटरल मतलब क्या है? बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्या करेगी? वर्ल्ड बैंक को पैसा देगी, बराबर है कि नहीं? दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन एग्जाम्पल। और फिर वो जो है वो एक किसी स्पेसिफिक कंट्री को देंगी, तो उसको अपन कहते हैं मल्टीलैटरल एड। एक गवर्नमेंट, दूसरे गवर्नमेंट, दूसरी गवर्नमेंट, पहला गवर्नमेंट, बायलैटरल। बहुत सारे कंट्रीज मिलके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देगी और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री को अगर वो लोन देती है, इसको कहते हैं अपन मल्टीलैटरल ग्रांट्स। उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? टाइड एड। टाइड मतलब क्या है? बंधा हुआ है किसी पर्टिकुलर चीज को लेके। मतलब आपको ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको ये एड दिया गया है। किसके लिए दिया है आपको? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं टाइड एड। अनटाइड एड का मतलब क्या होता है? आपको ये पैसा दिया गया है जनरल पर्पस के लिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट? फॉरेन ग्रांट्स which is voluntary transfer of resources by government institutions, agencies और organization। बाकी कोई जनरल पैसा। तो आपको फॉरेन कैपिटल, बाहर से पैसा कैसे आएगा? सो नंबर 1, इट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉरेन एड। क्या ये समझ में आया आपको? सो इट इज बायलैटरल, मल्टीलैटरल, इट इज स्पेसिफिक और इट इज जनरल और इट इज व्हाट? जस्ट नॉर्मल फॉरेन ग्रांट्स। फॉरेन असिस्टेंस या एड के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड नाउ वी टॉक अबाउट इज द बोरोइंग्स विच में टेक इन द डिफरेंट फॉर्म्स। बोरोइंग्स मतलब आप कर्जा भी ले सकते हो। एक तो कोई एड दे रहा है, अब या तो क्या कह रहे हैं अपन यहां पे? बोरोइंग्स दे रहे हैं। सो बोरोइंग्स की अगर अपन बातचीत करें
तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि देर इज अ डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन्स, जैसे इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स होगा वैसे ही लोन्स होंगे, या इट कैन बी व्हाट, जैसे मल्टीलैटरल एड होता है वैसे ही लोन फ्रॉम दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वी टॉक अबाउट इज द सॉफ्ट लोन्स। फॉर एग्जाम्पल अफिलिएट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक सच एज आईडीए। सॉफ्ट लोन्स क्या होता है भाई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रीपेमेंट का ड्यूरेशन लॉन्गर होता है और सिक्योरिटी भी कम लगती है। सॉफ्ट लोन्स मतलब इट इज नॉट हार्श, बराबर कि नहीं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम लगेगा, आपको सिक्योरिटी कम देनी पड़ेगी, रीपेमेंट के लिए अच्छा खासा समय आपको देना पड़ेगा, ऐसा। सो फ्रॉम अफिलिएट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक सच एज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट लोन ले सकते हैं। सो तीसरा पॉइंट अब हम लोग बात करने के बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, वी टॉक अबाउट इज ईसीबीज, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। क्या होता है, हम लोग अपने बिजनेस पर्पस के लिए दूसरे देशों से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। एंड लास्ट में वी टॉक अबाउट इज द ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज। जब हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय पे वो ट्रेड में क्रेडिट मिलता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक तरीके का बोरोइंग्स ही है। सो डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके आपको फॉरेन कैपिटल बोरोइंग्स के माध्यम से भी मिल सकता है। इजी है एकदम, यस सर। देन सिंपल बातें क्या है, सो सर डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआई से डिपॉजिट मिलेगा, बराबर। जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है दे आर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंट्री, और द इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय हूं, बाय द पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई, या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे 4 तरीके से अपने को फॉरेन कैपिटल अपने देश में आ सकता है, एक एड, ग्रांट्स, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स या ईसीबीस। क्लियर है एकदम। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग बच्चों बात करेंगे ओनली ऑन व्हाट, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज हम लोग बेटा एफपीआई एंड एफडीआई के बारे में ही बातचीत करेंगे। काफी आसान सा चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब आपको देखो, ये रिवीजन चल रहा है ना, तो हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे उसके टच अपॉन करेंगे, और आपको ये पूरा क्लास का डिस्कशन जो आपने पढ़ाई करी है वो आपको रिकॉल होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, एमसीक्यूज के लिए ध्यान में रखना। सबसे पहले जब हम लोग एफडीआई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप समझिए कि पहले रिवर्स में चलते हैं कि एफडीआई करने का इंटेंशन क्या होता है, कि हमें उस एंटिटी के अंदर चाहिए कंट्रोल। क्या चाहिए अपने को उस एंटिटी के अंदर बच्चा, कंट्रोल चाहिए। हमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, कंट्रोल चाहिए, और वो कंट्रोल शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि बच्चा एफडीआई से क्या होता है, तो सर एफडीआई से हम एम करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है कंट्रोल पाने के लिए। समझ में आया? अभी जैसे आप समझिए बात को, फ्लिपकार्ट के अंदर कौन है इन्वेस्टर, वॉलमार्ट इन्वेस्टेड है इसके अंदर। तो वॉलमार्ट ने जब फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, मेजॉरिटी स्टेक लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉस उन्हें कंट्रोल चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। आईएमएफ डिफाइन करता है कि जब 10% या 10% से ज्यादा अगर शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी, जैसे फ्लिपकार्ट ये टारगेट है, वॉलमार्ट ये एक्वायरिंग कंपनी है, तो टारगेट में यदि आप 10 या 10 से ज्यादा अगर आप शेयर्स लेते हो तो भाई हम उसे कह सकते हैं एज व्हाट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो भी यही कहता है 10% ऑफ शेयर्स या वोटिंग पावर अगर है तो हम कहेंगे उसे एज व्हाट, एफडीआई। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये 10% वाला जो नंबर है ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है एकदम? 10% आपको ध्यान में रखने का है। आर वी गुड? यस सर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, एफडीआई लॉन्ग टर्म। सेकेंड पॉइंट, कंट्रोल चाहिए, 10% वाला क्राइटेरिया है। अब एफडीआई के बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं। एफडीआई के कैसे है? 3 कंपोनेंट्स है। कैसे एफडीआई हो सकता है? जैसे इक्विटी कैपिटल, डायरेक्टली उस कंपनी के क्या कर लो? स्टेक खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, उसके अंदर कंट्रोल ले लो। ये एमसीक्यू के लिए सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टली आप अगर कंपनी के अंदर इक्विटी कैपिटल अगर आप ले लेते हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एफडीआई। या री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, क्या बोल रहे? री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट वापस से उस फॉरेन कंट्री में ना भेजते हुए वापस से इसको क्या करो? उसी कंपनी में फिर से लगा दो। इसको भी अपन एफडीआई बोलेंगे। मतलब वो पैसा बाहर ना बेचते हुए, मतलब मान लो अगर कोई बाहर की कंपनी जैसे टोयोटा, जिसने यहां पे आके इन्वेस्टमेंट किया और अब यहां पे जो पैसा है वो यहां पे अर्न किया और वापस से अपने गांव ना बेचते हुए इधर ही वापस कंपनी में लगाया, इसको भी हम लोग एफडीआई बोलेंगे। एंड तीसरा, अदर डायरेक्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लोन्स। तो अगर ये 3 बातें तो हम लोग कहेंगे दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बताइए दोस्तों, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स, एंड नंबर 3 इन एनी अदर फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट खत्म होने के बाद नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स। अब एफडीआई समझने के बाद, व्हाट इज एफडीआई समझने के बाद, नाउ वी टॉक अबाउट इज हु आर द इन्वेस्टर्स। तो बेटा इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड, प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब कंपनीज या फर्म्स कोई भी हो सकता है, एसोसिएटेड ग्रुप, इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टेट्स, ट्रस्ट, अदर और एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन मेंशन्ड अबव। मतलब टेक्निकली आप समझिए इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है बच्चों। इन्वेस्टर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है गाइस, कोई भी हो सकता है इन्वेस्टर। ठीक है, वेरी गुड। सो द मेन फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आर, अभी ये समझ में आ गया आपको इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं। सो नाउ वी टॉक अबाउट, अभी कंपोनेंट समझने के बाद अभी फॉर्म्स किस फॉर्म में हो सकता है। तो ओपनिंग ऑफ ओवरसीज कंपनीज, जैसे टोयोटा ने किर्लोस्कर मोटर्स को क्या करा? एक्वायर किया और उसके बाद यहां पे उन्होंने अपनी कंपनी खोली, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स। दिस इज व्हाट इज ओपनिंग एन ओवरसी कंपनी। ठीक है ना, इंडिया में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो यहां पे टोयोटा की गाड़ियां बनाते हैं इंडिया में। तो टोयोटा कंपनी, इन्होंने क्या करा? इधर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी खोली। समझ में आया आपको? सो ओपनिंग व्हाट एन ओवरसीज कंपनीज, इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरीज और ब्रांचेस, क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट वेंचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ज्वाइंट वेंचर ऑन व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसे यहां पे हम लोग देखते हैं हीरो प्लस होंडा, हीरो होंडा ज्वाइंट वेंचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मारुति प्लस सुजुकी, मारुति सुजुकी। समझ में आ रहा है आपको? सो ये ज्वाइंट वेंचर है। या ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड परचेस और एनेक्सेशन ऑफ कंपनीज इन द कंट्री रिसीविंग व्हाट? कैपिटल। जैसे अभी ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ब्रिटिश पेट्रोलियम प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये दोनों साथ में आए ताकि कहीं कोई नेचुरल रिसोर्सेस जो हम लोग को पेट्रोलियम के लिए एक्सप्लोर करना है तो वो उसके लिए साथ में आए वो। एंड आखिरी में एनेक्सेशन ऑफ कंपनीज, मतलब वो कंपनी अपने में जोड़ लो उसको। सो दैट इज वॉलमार्ट प्लस फ्लिपकार्ट। तो ऐसे तरीके से क्या हो सकता है, हम लोग बच्चों एफडीआई कर सकते हैं। तो ऑपरेशन कैसे हो सकता है एफडीआई का? एक ओवरसी कंपनी खोल लो, जॉइंट वेंचर खोल लो, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए साथ में आ जाओ, या उस कंपनी को एनेक्स कर लो बाय इन्फ्यूजिंग व्हाट? फॉरेन कैपिटल। क्लियर है एकदम? यस सर। सो यहां पे आपको यह समझ में आ गया कि व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स, हु आर द इन्वेस्टर्स एंड व्हाट फॉर्म्स इट कैन टेक प्लेस। आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ रियल इन्वेस्टमेंट. बराबर. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ रियल इन्वेस्टमेंट, बट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर व्हाट रियल इन्वेस्टमेंट. मतलब रियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या कहते हैं कि हां सही मायने में आप क्या करते हो, यहां पे आप फैक्ट्रीज आप खोलोगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आप लैंड लोगे, आप लेबर लगाओगे, बराबर के नहीं, तो आप उससे टेक्निकली प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो है आप क्या करोगे, आप प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाओगे. समझा बात को. सो यहां पे आपका रियल इन्वेस्टमेंट है. एंड जैसे हमने कहा कि नो डाउट यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू रिटेन द कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, और उसमें आपका डिसीजन होता है, आप पार्टिसिपेट करते हो. सो बेटा बताओ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ रियल इन्वेस्टमेंट. वेरी गुड सर. सो नाउ यहां तक समझ में आया आपको. सो कौन सी बातें हमने करी, कंपोनेंट्स, इन्वेस्टर्स, फॉर्म्स, एंड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट. वो क्या कहते हैं दोस्तों, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द रियल इन्वेस्टमेंट. क्लियर है सर. अब तो हीरो और होंडा अलग कमोडिटीज है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साथ में आए थे ना, तो वही तो बात कर रहे हैं अपन. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेचर इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. सो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वी एस्टैब्लिश द सेम टाइप ऑफ बिजनेस which is operating in what, the foreign country. जैसा हम घर में बिजनेस कर रहे हैं वैसा ही टाइप का बिजनेस हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन में भी करेंगे. जैसे वॉलमार्ट ये क्या कर रहा है, ये रिटेल बिजनेस में कर रहा है ना, तो उसने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया इंडिया में, और इंडिया में भी वो क्या कर रहा है, अब रिटेल बिजनेस ही कर रहा है. तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सेम टाइप ऑफ बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री. A cell phone provider based in US moving to India to provide the same service. बराबर. यस सर. तो हॉरिजॉन्टल मतलब अपन जो इधर है बस बिजनेस को क्या करना है, सेम टाइप का बिजनेस सब जगह उसको फैला देना है. बढ़िया एकदम. फिर चर्चा करते हैं दोस्तों किसके बारे में, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में. वर्टिकल मतलब क्या है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन बिजनेस एक्टिविटी, बट कहीं ना कहीं अपने बिजनेस से क्या है, रिलेटेड है. तो हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के बिजनेस को एक्वायर करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस से जुड़ा हुआ होगा. अगर एक ऑटोमोटिव कंपनी वो क्या करेगी, वो म्यूजिक सिस्टम बनाने वाले कंपनीज को एक्वायर करेगी, बराबर है. वो ग्लास बनाने वाले कंपनी को एक्वायर करेगी, कुशन बनाने वाले कंपनीज को एक्वायर करेंगी. क्यों, क्योंकि उनको लगने वाले वो ऑटो पार्ट्स, बराबर, उसके अंदर ये सब चीजें आते हैं ना. तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, वर्टिकल. मतलब अपने बिजनेस को अपन ने ऐसा ऊपर लेके जाना है, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे बिजनेस को अपन एक्वायर करते जाओ जो अपने बिजनेस से मतलब अलग है बट कनेक्टेड है, अलग है बट कनेक्टेड है. लास्ट में कॉन्ग्लोमरेट मतलब क्या है, इट इज टोटली अनरिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस. बस डाइवर्सिफाई करते जाओ, अलग अलग बिजनेस क्या करो आप एक्वायर करते जाओ, मजा ही आ जाएगा. तो ऐसे करके क्या हो जाता है दोस्तों, व्हाट इज एफडीआई, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. इजी है एकदम एफडीआई. सो एफडीआई में हमने क्या बोला, लॉन्ग टर्म है, 10% है, इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स या लोन के माध्यम से हो सकता है, इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, इट इज अ रियल इन्वेस्टमेंट, बराबर है. इसके 3 तरीके के नेचर है, वो है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमरेट. वेरी इजी सर, कॉन्फिडेंस आ रहा है हमको. अब अपन बात कर, देखो ये जो मेरे साथ आप पढ़ाई कर रहे हो ना, ये आप जितना खुद से पढ़ोगे आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, मेरे साथ करोगे देखो बहुत फास्ट हो जाता है अपना ऐसे पढ़ के, ठीक है ना, इन्वॉल्व रहना. नाउ वी टॉक अबाउट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट टोटली ऑपोजिट टू व्हाट इज एफडीआई. एफडीआई में हम लोग को कंट्रोल चाहिए, बट एफपीआई में डज नॉट इन्वॉल्व एनी ओनरशिप और कंट्रोल. कोई मतलब नहीं है यहां पे, समझा गया. अब एफपीआई में क्या होता है,
ये स्टॉक मार्केट से, मतलब ये टेक्निकली क्या है, ये एफपीआई इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट सीकिंग व्हाट कंट्रोल और ओनरशिप। समझा क्या बात को? तो ये क्या करते हैं, ये फाइनेंशियल स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। ये कैसा करते हैं, पहले इसका थीम समझो। पैसा लगाते हैं ये, फिर क्या होता है, जिस कंट्री में उनको लगता है कि भाई यहां पे स्कोप बहुत अच्छा है, मार्केट इधर अच्छा बढ़ेगा, इधर अपना पैसा बनेगा, तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये क्या करते हैं, इस कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, पैसा लगाते, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पे अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ये कंट्री का मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। दे आर नॉट कंसर्न विथ मैन्युफैक्चर, दे डू नॉट हैव इंटेंशन ऑफ एक्सरसाइजिंग वोटिंग पावर। तो यहां पे रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इनको बस क्या चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, रिटर्न चाहिए। इनका सोल इंटेंशन, एकमात्र इंटेंशन क्या है, रेम्यूनरेटिव रिटर्न थ्रू इन्वेस्टमेंट ऑन द कैपिटल एंड सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल। पैसा बनाने का है इनको, बाकी कुछ नहीं करना है इनको। क्या करना है, सिर्फ पैसा बनाने का है इनको। समझा क्या बात को? तो ऐसे जब होगा, अप्रिसिएशन हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, वो जाएंगे उस कंट्री में जब उनको लगता है कि यहां पे हायर रिटर्न्स है। और जैसे ही उनको रिटर्न मिल गया, उनको लगता है ओके मजा आ गया, पैसा निकाल लेंगे और क्या कर लेंगे, रफा दफा हो जाएंगे। ऐसे एफपीआई ये जिस कंट्री में ये लोग करते हैं, उस कंट्री के लिए ये धोखादायक है, क्योंकि ये टेम्पररी बूम लेके आता है। जब इनके इनफ्लो ऑफ कैपिटल के वजह से एक्सपांशनरी चीजें दिखती है, और फिर अपने को लगता है टेम्पररी, वाओ मार्केट इज डूइंग सो गुड। जब ये लोग साले पैसा निकाल लेते हैं ना, सफर करते हैं वहां के जो रेसिडेंट्स है वो। जाहिर सी बात है, लेस देन 10% होगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, एफपीआई। इट इज शॉर्ट टर्म इन नेचर, लॉन्ग टर्म एफडीआई है, एफपीआई शॉर्ट टर्म है। ये स्पेक्युलेटिव है, and they are the reasons for creating what financial crisis in the host country. क्लियर है एकदम? यस सर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस जो है वो समझ में आया क्या? ये डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स आप बाद में आराम से पढ़ लेना। बोलो गाइस, बड़े आराम से एकदम, मतलब बहुत इजी चलने दो एकदम टॉपिक को, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। गुड, बेस्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रीजंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिलो 10% एफपीआई, 10% और मोर एफडीआई, ऐसा लिखा है ना बाबू, है ना? ओके, अब बात करते हैं रीजंस फॉर एफडीआई, कि एफडीआई क्यों अच्छा है, क्या होता है एफडीआई में, तो एफडीआई क्यों कराना चाहिए, ये उसके रीजंस हम लोग स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद एफडीआई कैसे होता है वो, फिर उसके फायदे और उसके नुकसान, ये पढ़ना है। ऑपोजिट ऑपोजिट है ये सब, बात खत्म हो जाती है, चैप्टर खत्म है। तो फटाफट रीजंस फॉर एफडीआई, कि क्यों एफडीआई करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि क्यों अपने देश में, अपन देखो अपनी बात करेंगे, अपने देश में एफडीआई क्यों होना चाहिए, अपने देश में क्यों एफडीआई होना चाहिए। सो आइए समझते हैं। The increasing interdependence of national economies and consequent trade relations and international industrial cooperation established among them. एफडीआई करेंगे तो क्या होगा, नेशनल इकोनॉमीज एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट होंगी। आप समझिए बात को। देखो हम सब जानते हैं कि नो कंट्री इज व्हाट सेल्फ सफिशिएंट। सो इंडिया अगर किसी चीज में अच्छा है तो दूसरी कंट्री किसी चीज में अच्छा है, हर एक को अपना अपना कंपैरेटिव एडवांटेज होगा। तो अपन क्या करो, एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करो, एक दूसरे के लिए बेनिफिट्स करो और तरक्की करो। सो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन प्लस इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। फिर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस इन देयर सब्सिडरीज एंड अफिलिएट्स। अपना प्रोडक्शन जो होगा वो इंटरनेशनलाइजेशन होगा। आज अगर आप देखोगे पेप्सी, कोक, जारा, H&M, ये सिर्फ एक ही कंट्री में अपना प्रोडक्ट नहीं बनाते, उनका प्रोडक्शन इज स्प्रेड अक्रॉस। तो एफडीआई क्यों होता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सो इंटरडिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, इसीलिए एफडीआई।
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, डिजायर टू रीप व्हाट इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन अराइजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। आज जो पेप्सी एंड कोक है, इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए जो उनका जो फॉर्मूला है, वो टेक्नोलॉजी है, जो रिसोर्सेज है, वो किधर भी जाके काम कर सकते हैं और उनके लिए जो कॉस्ट होगी वो बहुत कम होगी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ दे आर अर्निंग व्हाट लार्ज स्केल व्हाट इकोनॉमीज टू स्केल। देन lack of feasibility of licensing agreements with the foreign producers in a view of the rapid rate of technological innovations। अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर मैं मान लो इंडिया में हूं, एक कोई फॉरेन कंपनी है, वो मुझे बोल रहा है चल अपन अग्रीमेंट करते हैं। ध्यान से सुनना, इधर अपन इंडिया में हैं, इधर अपन किधर है, इधर अपन किधर है, इंडिया में है, और इधर एक यूएस का व्यक्ति है। ये क्या बोलता है, चलना अपन एक अग्रीमेंट करते हैं भाई, तू मेरे लिए ना एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो है वो बेच, ठीक है, कैलकुलेटर बेच, लैपटॉप बेच, तू बेच मेरे लिए इंडिया में। तू क्या कर, इधर मेरे लिए तू अग्रीमेंट कर। बट इंडिया वाला ये अग्रीमेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है भाई ये जो लैपटॉप या जो गैजेट्स तुम बेच रहे हो ना, ये जो है ये क्या हो रहा है, ये आउटडेटेड हो जाएगा। बराबर, ये जो है ये लैपटॉप क्या हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आउटडेटेड। तो मैं तेरा बिजनेस यहां पे सेट करूंगा, और अगर मेरा पैसा मैं लगाऊंगा इधर, बट ये यार इधर ये ना तेरा प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो सकता है क्योंकि रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, तो मैं ये रिस्क नहीं लेगा, आई विल नॉट सेट अप द बिजनेस हियर। तो यूएस वाला बोल रहा है अबे यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। फिर वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं, तू अग्रीमेंट मत कर, बट मैं तेरे को क्या कर रहा हूं, मैं पैसा लगा देता हूं ना भाई। अब थोड़ा पैसा तू लगा, थोड़ा पैसा मैं लगाता हूं, पूरा तू मत लगा। तो एफडीआई, हाँ, तो लैक ऑफ feasibility, the possible licensing agreement with the foreign producer, वो नहीं कर रहा है अग्रीमेंट। तो फिर अपन क्या बोल रहे, जान दे अग्रीमेंट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, अपन खुद ही क्या कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसीलिए लोग एफडीआई करते हैं। रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल, इसके लिए एफडीआई होगा। डिजायर टू प्रोक्योर अ प्रॉमिसिंग फॉरेन फर्म टू अवॉइड व्हाट, फ्यूचर कॉम्पिटिशन। इफ यू कैनॉट विन द कॉम्पिटिशन यू किल द कॉम्पिटिशन। अगर तुम्हें कोई फॉरेन फर्म लगता है कि तुम्हें इंटरनेशनल स्केल पे तुम्हें क्या करने वाला है, अच्छा खासा कंपटीशन देने वाला है, तो उस प्रॉमिसिंग फर्म को तुम क्या कर लो, एक्वायर द प्रॉमिसिंग फर्म, एक्वायर दैट फर्म, तो आपको कंपटीशन ही नहीं रहेगा। बेस्ट है कि नहीं, एकदम मजा आ गया। उसके बाद रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन होगा। अब ये बहुत कॉमन और जनरल पॉइंट्स है। क्या होगा, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन बाउंड्रीज होंगी, कंप्लीट कंट्रोल होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, हाई पोटेंशियल इमर्जिंग मार्केट्स को आप क्या कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। जहां पे पॉसिबल है कि आप धंधा अच्छा कर सकते हो, उस मार्केट में आप एंट्री मिलेगी आपको, बराबर है कि नहीं। नए मार्केट में आप पेनिट्रेट कर सकते हो, पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट्स, बराबर है। फिर जहां पे लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स है, वहां पे क्या होगा, आपको आसानी होगी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि भाई अपने होम कंट्री में क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लॉज है, कितना आप एनवायरमेंट में पोल्यूट कर सकते हो, वेस्ट वाटर कितना डाल सकते हो। भाई दूसरे कंट्री में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो वहां पे जाके करो ना बिंदा धंधा, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। जहां पे स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, फेवरेबल इन्वेस्टमेंट है, वहां पे करो एफडीआई। ओपननेस है फॉरेन कैपिटल के लिए, तो वहां पे करेंगे, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, बराबर है, ताकि आप क्या करो, आपको वो रॉ मटेरियल, आपके लिए रॉ मटेरियल है वो, बराबर, आपके लिए रॉ मटेरियल है, तो आप उस कंपनी को एक्वायर कर लो, तो आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा। कितना सही है एकदम। सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स और रॉ मटेरियल। लो वेजेस, जहां जिस कंट्री में लो वेजेस है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लो भाई, बराबर है कि नहीं।
तो ऐसा है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड आइडेंटिफाइबल गैप्स इन डेवलपमेंट, मतलब तुम्हारे यहां पे काम बराबर से नहीं हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे सिस्टम को री इंजीनियरिंग करके तुम लोगों का एफिशिएंसी बढ़ा के तुम्हें नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं, मैं इसीलिए इन्वेस्टमेंट करूंगा। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे में फ्लॉज है, तुम्हारे में गैप्स है, जो मैं उसको ठीक करके तुम्हें बहुत नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकता हूं, तो मैं करूंगा भाई, एफडीआई करूंगा, बराबर है। टैक्स कम लगता है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनएविटेबली ऑफ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रिजर्व अ फर्म कॉम्पिटिटिव पोजीशन, सब जगह इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिजनेस काफी फैला हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप देखो क्या होता है, अगर आप एक ही कंट्री में हो और दूसरे कंट्री में आपका कॉम्पिटिटर बिजनेस कर रहा है अलग अलग कंट्री में, तो जिस प्रोडक्ट का ज्यादा सेल होता है, ठीक है ना, लोग उसी की ज्यादा डिमांड करेंगे और फिर धीरे धीरे नेशन से इंटरनेशनल लेवल पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। तो अपन को डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर अपना प्रेजेंस रहे करके, ठीक है। हाई जीडीपी अगर है तो, पर कैपिटा इनकम है तो ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है, एंड हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल एमिनिटीज विच विल हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे आज जो है स्टारबक्स इंडिया में आ चुका है, आइकिया इंडिया में आ चुका है, क्योंकि उनको लगता है कि लोग जो है ये क्या करेंगे, खर्चा करेंगे दोस्तों, बराबर, तो यहां पे आना जरूरी है। सो ऐसे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या कहते हैं कि भाई एफडीआई इन रीजंस के वजह से होना बहुत जरूरी है। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर एकदम? सो रीजंस क्यों होते हैं, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे पॉइंट्स हैं। अब चलते हैं इसके, ये तो हमने पढ़ लिया था ये स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में, सब्सिडरी, इक्विटी, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मर्जर एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर। ग्रीन फील्ड मतलब शुरुआत से सब कुछ बनाने का, एंड ब्राउन फील्ड मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपन क्या करना है, ठीक करना है उसको। सो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स में 100% एफडीआई अलाउड है फॉर ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड मतलब क्या, जीरो से हीरो बनाने का। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपने आगे लेके जाने का। चलो अभी फटाफट किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, बेनिफिट्स एंड डीमेरिट्स। बेनिफिट समझ में आ गया तो उसके क्रिटिसिज्म आपको समझ में आ जाएंगे। तो बेनिफिट्स क्या क्या है दोस्तों, बेनिफिट्स क्या क्या है, एक तो कंपटीशन होएगा एंड एक कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट होगा। आज पार्ले एग्रो भी कॉम्पीट करेगा और पेप्सी कोक भी कॉम्पीट करेगा सॉफ्ट ड्रिंक के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो इससे लोगों को वाइडर चॉइसेस मिलेगी फॉर वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, एंड वेलफेयर भी होगा, तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा, कंपटीशन होगा, कंपटीशन कंज्यूमर के लिए अच्छा है, अच्छा है। उसके बाद फाइनेंस मोर इन्वेस्टमेंट्स, हम अपना पैसा कितना लगाएंगे, घर का पैसा, हम करना बहुत कुछ चाहते हैं सर, बट हमारा पैसा हमारे लिए पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो हम फाइनेंस करना है, मोर इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई करेंगे, तो ये फायदा है ना, बराबर है कि नहीं। तो आज कितने सारे अलग अलग कंपनीज हम लोग देखते हैं जो आज एक स्टार्टअप थी, फंडिंग मिलने के वजह से आज वो क्या करके बहुत बड़ी कंपनीज बन गई है सर, और क्या अचीव किया है उन्होंने जो कोई सोच नहीं सकता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ, बिकॉज उनको एक्स्ट्रा पैसा, उनको अलग फाइनेंस मिला, ठीक है। उसके बाद जब बाहर से पैसा आएगा तो ग्रोथ होगा, बूस्ट होगा, मोमेंटम मिलेगा, एंड इसके वजह से रेसिपिएंट कंट्री के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज में क्या होगा, तेजी आएगी। समझ में आया आपको? फास्ट होगा ग्रोथ। देखो पैसा आया ना तो ग्रोथ अनशंट लेवल पे होगी। समझ में आएगा आपको? यस। आगे प्रमोट पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बराबर, क्योंकि अगर बाहर की कंपनीज को यहां पे आना है तो वो देखेंगे कि भाई यहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्टेबल है ना,
बिजनेस एनवायरमेंट फेवरेबल है ना। तो आज जैसे हम लोग मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां यहां पे आए और यहां पे बिजनेस करे। अगर ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा तो बाहर के कंपनीज आके बिजनेस करना चाहेंगे, समझा। अगर पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा तो कोई भी कंपनी यहां पे धंधा करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? आप अगर एफडीआई होगा तो लोग उन कंपनीज को टिकाने के लिए स्टेबल एनवायरनमेंट रखेंगे। जनरेट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अभी ये एम्प्लॉयमेंट के सारे बातें कर लेते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स में। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बैकवर्ड फॉरवर्ड सब लेवल्स पे, सब जगह। आगे जो काम होगा, पीछे जो बैकएंड में काम होगा, सब जगह पे एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हायर वेजेस मिलेंगे, दूसरे यूनिट्स में जो उनसे कनेक्टेड है उधर जॉब्स क्रिएट होंगे। मतलब लोगों को बहुत सारे अच्छे अच्छे रोजगार मिलने की पॉसिबिलिटी है। समझ में आया आपको? यस सर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, कि बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। बराबर। अगर अपन इंडिया में कोई एफडीआई करता है तो इंडिया से बाहर और देशों में अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस पा सकते हैं ना, क्योंकि ये इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जा रहा है। समझ में आया आपको? यस। जैसे चाइना का प्रोडक्ट मान लो इंडिया में नहीं आ सकता है, बट अगर हांगकांग से आ रहा है तो अलाउड है। तो चाइना क्या करेगा, हांगकांग में इन्वेस्टमेंट करेगा, हांगकांग में प्रोडक्ट बनाएगा और हांगकांग से बना के इंडिया में प्रोडक्ट्स आएंगे। अपन बोल रहे चाइना में नहीं आना चाहिए, चाइना का माल नहीं आना चाहिए, बट फिर कहां से आ रहा है, हांगकांग से आ रहा है। बट हांगकांग में कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स मिलता है। फिर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड ग्लोबल नेटवर्क। ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनका नेटवर्क कैसा है, फैला हुआ है काफी। बोलो। इनका जो है ये क्या होता है, ग्लोबल नेटवर्क होता है। तो उन्हें वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है चीजें, इसके बारे में उन्हें आइडिया होती है, तो बेनिफिट है। टैक्स मेजर्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मार्केट पावर ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलिस क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। आज अगर सिर्फ यहां पे अंबानी अदानी अगर धंधा करे तो भाई ये तो फिर है ना मोनोपोली बना देंगे अपनी। इसीलिए जब बाहर के फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, उनकी मोनोपोली कमजोर हो जाएगी। ठीक है। एडवांटेज ओवर व्हाट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में क्या होता है, आपको ब्याज चुकाना पड़ता है, प्रॉफिट हो या ना हो। बट एफडीआई में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ देना नहीं है। बेटर वर्क कल्चर एंड हायर प्रोडक्टिविटी। फॉरेन कल्चर यहां पे आ जाएगा, वर्किंग 5 days a week, ओनली 8 hours a day, इफ वर्किंग एक्स्ट्रा एलिजिबल फॉर बोनस। अभी ऑस्ट्रेलिया में नया कानून पास हुआ है। क्या कानून पास हुआ है नया ऑस्ट्रेलिया में, ऑफिस आवर्स के बाद तुम तुम्हारे बॉस से डिस्कनेक्ट हो सकते हो, उसका कॉल नहीं उठाए तो भी चलेगा, तुमको तुम्हारा बॉस कुछ नहीं बोल सकता है, ऐसा लॉ है। तो वो अगर मान लो इंडिया में आ गया तो अरे कमाल की बात है। इधर तो हम चला सैटरडे संडे भी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं, वेकेशन पे काम कर रहे हैं। सही है एकदम? यस सर। सो दैट्स इट, दीज आर द बेनिफिट्स। एक बार आप नजर घुमा लो, एफडीआई क्यों होना चाहिए। सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, मानवी कॉस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड्स मतलब क्या होता है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, बराबर। तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स के कॉस्ट को अपन क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड्स। ठीक है ना, ऐसा। हाई नेशनल डिपेंडेंस और ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मेकिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड्स व्हाट, हायर। क्योंकि अगर अपन किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो डिस्टर्बेंसेस का जो कॉस्ट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड्स। द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दैट अराइज फ्रॉम व्हाट,
कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्कॉर्ड्स। ठीक है, चलिए shall we proceed? नाउ द प्रॉब्लम्स क्या है भाई, जैसे अपन बोलते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रॉब्लम्स तो काफी आसान है। अगर जैसे अपन बोलते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट होगा, बट कुछ नहीं सर, ये लोग क्या करते हैं, कम से कम लोगों को काम पे लगाते हैं और जितना ज्यादा हो उतना मशीन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, सो ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। सो जो हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ फायदा होगा कि जॉब्स जनरेट होंगे, बट कुछ नहीं जॉब जनरेट होते हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव होता है। दूसरा, ये उन्हीं रीजन्स या स्टेट्स में जाते हैं जहां वेल एंडाउंड नेचुरल रिसोर्सेज है या इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके वजह से रीजनल डिस्पैरिटी होता है। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब क्या है, रीजनल इंबैलेंस होता है। आप समझिए इंडिया एज अ होल कंट्री, वेस्टर्न फ्रंट काफी डेवलप्ड है, काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न फ्रंट। तो ये लोग जो है ईस्टर्न फ्रंट पे जाएंगे नहीं, ये लोग बोलेंगे ईस्टर्न फ्रंट पे क्यों जाना है इन्वेस्टमेंट करना, हम इंडिया में अगर आना है तो वेस्टर्न फ्रंट में हम लोग बिजनेस करेंगे। भाई ये तो गलत है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, जहां ऑलरेडी अच्छे खासे रिसोर्सेज है वो वहां धंधा करना चाहते हैं। कंपनियां कहीं एकदम किसी गांव में कोई रूरल एरिया में जाके बिजनेस करना नहीं चाहती है, तो रीजनल डिस्पैरिटी होता है। तीसरा, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल में स्लो डाउन द डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू जनरेट व्हाट मोर डोमेस्टिक सेविंग्स। वो क्या बोलेंगे, भाई बाहर से पैसा आ रहा ना तो चलो कोई बात नहीं, बराबर है कि नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर से पैसा आ रहा है तो वो स्लो डाउन हो जाएंगे। प्लस बाहर से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए उनको वो लोग क्या कर रहे हैं, टैक्स हॉलिडे दे रहे हैं। अब इतना टैक्स हॉलिडे देंगे कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट वापस अपने गांव लेके जाएगा वो, तो अपने यहां पे सेविंग्स क्या हो गई, कम हो गई ना। उनको प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए आपने क्या करा, उनको टैक्स से छुटकारा दे दिया, ऐसा। फिर फॉरेन फर्म्स पार्टली फाइनेंस द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग इन द होस्ट कंट्रीज कैपिटल मार्केट्स। एंड इससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, एफडीआई करते हैं और बाकी का पैसा ये लोग क्या करते हैं, इधर से ही होस्ट कंट्री से ही लोन उठा के क्या कर रहे हैं, इधर पैसा लगा रहे हैं। सो इससे क्या होता है, देयर इज अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, जिससे क्या होता है इंडिया में जब ये लोग क्या करते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर इंडियंस डिमांड तो कर रहे हैं इंडियन बैंक से लोन, बाहर के लोग भी आके क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा लगा रहे हैं और बैलेंस जो है पैसा इंडियन बैंक से लोन लेके कंपनी में लगा रहे। मतलब मान लो हर्षद जाजू की कंपनी है जिसमें मान लो टिम कुक को पैसा लगाने का है, तो टिम कुक क्या करेगा, 10% पैसा खुद का लगाएगा और बचा हुआ 40% इंडिया से ही लोन लेके इंडिया को ही देगा, मतलब मेरे को ही देगा। तो इंडियन बैंक्स के ऊपर लोन की डिमांड क्या हो गई, ज्यादा हो गई कि नहीं, तो वो बराबर से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो भाई वो प्रॉब्लम हो जाती है, अपने यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं उसको, क्राउड बन जाता है। क्लियर है एकदम, यस, ओके। देन द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ ईजिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, बराबर, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या है, रिसीवेबल्स आर मोर एज कंपेयर टू व्हाट पेएबल्स, तो दिस रिमेन्स व्हाट अनरियलाइज्ड ड्यू टू लाइकली इंस्टेबिलिटी ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। क्यों होता है, क्योंकि आप समझिए बात को, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल क्यों नहीं होता है ये समझिए, क्योंकि अब ये लोग क्या करते हैं, तुमने एफडीआई लगा दिया यहां पे, तो तुमको जो इनपुट चाहिए वो इनपुट तुम कहां से लाते हो, तुम्हारे गांव से लेके आते हो। यूएस वाला अगर मान लो एप्पल कंपनी यहां पे उसको आईफोन मैन्युफैक्चर करने का है, तो आईफोन का कंपोनेंट्स पार्ट्स वो इंडिया में नहीं बना रहा है, वो यूएस से इंपोर्ट कर रहा है, यहां पे असेंबली कर रहा है। तो भाई अपना इंपोर्ट बिल बढ़ गया ना, तो अपना इंपोर्ट बिल बढ़ता है, एक्सपोर्ट उतना नहीं होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फेवरेबल नहीं, वो डेफिसिट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जॉब्स जो है, जो अपन बोल रहे हैं जॉब्स, वो डिसीजन मेकिंग के जॉब्स जो होते हैं ना, वो उन लोगों के टॉप मैनेजमेंट पे रखते हैं। मान लो यूएस की कंपनी यहां पे एफडीआई कर रही है ना, तो वो यूएस का ही व्यक्ति लेके आएंगे यहां पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। अपने जैसे लोगों को वो क्या करेगा, वो बेसिक लो लेवल स्किल्स का ही काम देगा वो,
फॉर्मेलिटी वाला काम देगा, उनका सीनियर ही यहां पे आएगा, ऐसा। हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन टेंड टू प्रमोट डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो मेरिट गुड्स है, जरूरत की चीजें वो नहीं बनेगी, बट जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वही चीजें बनेगी, बराबर। अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी एथिकल बिकॉज दे आर एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। इनके पास बहुत पैसा है तो ये क्या कर सकते हैं, ये लोकल इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा है, इतनी टेक्नोलॉजी है, भर भर के पैसा है। तो यहां पे जब वो इंडिया में आएंगे तो इतना सस्ते में देंगे, इतना सस्ते में देंगे कि लोकल मैन्युफैक्चरर वो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा, एंड इवेंचुअली ही विल बी ड्रॉन आउट ऑफ द मार्केट। फिर वो क्या करेगा, जब वो अकेला बचेगा ना, तो फिर वो प्राइस बढ़ाएगा और एक्सप्लॉयटेशन करेगा, ऐसा। तो फिर वो उनकी मोनोपोली बनाने की कोशिश करेंगे। डोमेस्टिक कंपनीज आर ऑफशोरिंग और शिफ्टिंग जॉब्स। अब जैसे इंडिया में वो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने जैसे लोगों को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, फिर अपने को बोलेंगे कि एक काम करो, जाओ नेदरलैंड्स जाओ, जर्मनी जाओ, यूएस जाओ, लंदन जाओ काम करने के लिए। आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आप वहां पे उस कंपनी में जॉब कर रहे हो आप। फिर क्या होगा भाई, इंडिया का टैलेंट कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, वहां पे उसको सस्ते में काम करा रहे, क्योंकि उनके गांव में लोग महंगे में मिल रहे हैं, इंडिया से लोग लेके जा रहे हैं ये लोग। समझ में आया आपको, ब्रेन ड्रेन। सो लोअर लेबर या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, ये इसीलिए तो आए थे यहां पे, क्योंकि यहां पे एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वीक है, तो यहां पे एक्सप्लॉयटेशन, अपने को प्रॉब्लम, नेशनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम, क्योंकि अगर अपन उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, इनको अपने सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे, बराबर। देयर इज रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ड्यूअल इकोनॉमी, एक डेवलप्ड फॉरेन सेक्टर प्लस अंडर डेवलप्ड डोमेस्टिक सेक्टर। एंड लास्ट पॉइंट, large foreign investment can exert excessive amount of power, बराबर के नहीं, on the host country's sovereignty is put at risk। जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी आया ना, अपन ने उनके प्रोडक्ट्स इतने इस्तेमाल करने लगे धीरे धीरे, फिर वो पॉलिटिक्स में आए और ग्रेजुअली क्या हुआ, अपने देश पे कब्जा कर लिया उन्होंने, ऐसा। ये वाला पार्ट आप रीड कर लेना, खत्म, चैप्टर ओवर। क्लियर है एकदम। सो ऐसे आपको देखो, ये सारे पॉइंट्स मैंने रेगुलर क्लास में भी बोला था, ये ऐसे आपको सारे पॉइंट्स जो है ये आपको लर्न नहीं करने, आपको बस पता होना चाहिए ऑप्शंस देख के कि ये मेरिट है या ये डीमेरिट है। अंडरस्टूड? ओके ओके, नाइस। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, इधर अपना चैप्टर नंबर 5 जो है, मतलब चैप्टर नंबर 9, ये अपना खत्म हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी का कल जो है मैं यूट्यूब पे सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का अपलोड कर दूंगा, उसका कंटेंट, मतलब ऐसे कुछ है नहीं, बस वो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स अपने को समझना है, वो मैं आपके साथ रीड करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो हमने सारे चैप्टर्स का अच्छा खासा हमने दोस्तों देखो रिवीजन कर लिया। अभी मैक्रो का तो विषय खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो लेक्चर्स है काफी फायदे में रहे होंगे, आप इसका आपको फायदा हुआ होगा, राइट। विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, बी कॉन्फिडेंट, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। अभी मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस देता हूं, वो ध्यान से सुनना, ये अभी रिकॉर्डिंग कर दे बंद, ठीक है। अभी जो बच्चे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको, अभी मैक्रो खत्म हो गया अपना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मैराथन, हर्षद, अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपको दिख रहा है, देखो ये वाला मैराथन लेक्चर आपको देखना है।
76,000 व्यूज जो है वो लेटेस्ट है, 3 मंथ्स बैक का मैराथन लेक्चर है वो। ठीक है गाइस, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स मैराथन जून 24। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा ये जो है मैं आपको बताता हूं कितनी देर का है, तो आपको समझ में आएगा। तो आपको अभी फिर खत्म हो जा भैया ऐड। सो ये वाला जो लेक्चर है 11 घंटे का लेक्चर है, जिसमें आपका A to Z पूरा फर्स्ट 5 चैप्टर्स बहुत डिटेल में आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको? 10 आवर्स का ये कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको देखने का है, ये पूरा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, ये वाला लेक्चर आपको देखने का है, 10 घंटे ये आपको पढ़ने का है। इसको समझ में आया कि आपको ये? तो आपका माइक्रो का भी टेंशन खत्म है। 1 रीडिंग ऑफ दिस लेक्चर आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, और बाद में जरूर कमेंट करके बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और ये मैक्रो वाले भी बताना। ठीक है ना? ठीक है, सो ये 11 घंटे का लेक्चर, ये माइक्रो का और मैक्रो का अपना मैराथन खत्म हो गया है। अभी ये सारे जितने भी मैक्रो के हो गए, इसको भी मैं कंबाइन करके अपलोड करूंगा इसको, तो आपको 1 डे बिफोर एग्जाम भी आपको सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे, या इसकी प्लेलिस्ट बना के आपको साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना कॉन्सेप्चुअल रिवीजन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? यस सर। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और 31 ऑफ अगस्त को आपका टेस्ट होगा, 2 to 4 एग्जाम टाइम के दौरान ही होगा। उसको वो टेस्ट को आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, वो टेस्ट पेपर आपको कैसे मिलेगा? तो आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है हर्षद सर का, ये आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इस पे मैं कंटेंट जो है जो मेरे पास आता है वो मैं इजीली शेयर करता हूं यहां पे। तो दिस इज द QR कोड विच यू हैव टू ज्वाइन, एवरीबडी यू हैव टू ज्वाइन। ये आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तक ये कनेक्टेड रहना है मेरे साथ। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ाई की बातें करते हैं, थोड़ा मोटिवेशन की बातें करते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप। ठीक है, तो वो लॉ का टेस्ट का टाइमिंग वो बराबर जो है वो आपको आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। टेस्ट आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। आपने बस क्या करना है, उस आपको 31 का फुल स्पेशल प्लान है आपका। यू हैव टू जस्ट डू व्हाट, गिव द टेस्ट, प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ। ठीक है, रोने का नहीं, अभी टाइम नहीं रोने का। लॉ का भी टेस्ट है, लॉ का भी देने का, MCQ इकोनॉमिक्स का वो भी देने का। अभी 13 डेज पे एग्जाम है भाई, यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड राइट नाउ। तो रोने का नहीं अभी ऐसा, ठीक है ना? रोतले बच्चे नहीं चाहिए मेरे को, स्टे स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट ऐसा। तो एवरीबडी शुड ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आई विल शेयर द पेपर 2 to 4 के टाइम के दौरान आपने उस पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, जो अपने क्लास के बच्चे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर सबमिट करना है। उन्होंने क्या करना है, उसको चेक करके मिलेगा आप लोगों को। जिन्होंने SPC से पढ़ाई नहीं करी है, टेंशन नहीं, आपको इस चैनल पे पेपर मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको मॉडल आंसर्स भी मिल जाएंगे, तो आप सेल्फ चेक कर लेना उसको। ठीक है, यस। सो ये रहा आपके लिए माइक्रो और मैक्रो का रिवीजन। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को जो जिस तरीके से पढ़ाया, समझाया, आप लोगों को एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया होगा, बराबर। नाउ माय जॉब इज डन। अब आपको बच्चों अगले 10 दिन देखो, ये रिवीजन वगैरह आप कर लो, खत्म कर लो। बाकी अब टाइम है कि आपने अब सेल्फ स्टडी करना चाहिए। अभी मत डिपेंडेंट रहो कि अब ये कराओ, हमारे साथ वो कराओ। अब तुम तुम्हारे पेस पे बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो। ज्यादा प्रैक्टिस करो, MCQ सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। ठीक है ना? बिकॉज अभी भी अगर आप वही YouTube के लेक्चर्स, वही आप सब ये चीजें देखते बैठोगे, तो आप खुद के पेस पे जितना पढ़ सकते हो वो आपकी पढ़ाई उतने लेवल पे अच्छे से नहीं होगी। समझ में आया आपको? सो इसीलिए
माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू ऑल नाउ इज कि एक बार आपका मैराथन और ये सब जो हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, बस अभी आपके पेस पे आपने पढ़ना है, सो दैट आप आपके टाइम से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा पढ़ सकते हो. सेल्फ स्टडी इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट. योर टीचर्स till the August end have, are here with you till this time. अब यहां से आपको आगे लड़ना है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच गाइस. जल्दी मिलेंगे आपसे सीए इंटरमीडिएट में. सीए इंटरमीडिएट में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कॉस्टिंग और ऑडिट पढ़ाता हूं मैं आपको. और जैसे अगर आप खुश हो अभी कि सर ने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ाया क्या, तो उससे और नेक्स्ट लेवल पे हम लोग इंटर की पढ़ाई करेंगे और बहुत मजा आएगा. तो आशा करता हूं कि आप लोगों को अभी जल्द से जल्द मैं आपको सीए इंटरमीडिएट में मिलूं. राइट. पास होके जल्दी जल्दी मिठाई लेके आना. राइट. ओके. लव यू गाइस. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. टेस्ट के लिए ये ग्रुप जरूर ज्वाइन करना और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर्स भेजते रहूंगा. तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू मी थ्रू दिस चैनल. ओके. बाय बाय. करते हैं.